डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। अगर आपने पहले क्रिएट किया हुआ है और भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट कर लीजिएगा, फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। तो डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिएगा कि किसी एक आरआरबी के लिए जो है फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो है आरआरबी आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जिस भी आरआरबी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आपको सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो अपने आईटीआई भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो अपने एनसीवीटी से जो एनएससी वाला अप्रेंटिसशिप है किया हुआ है तो उसके माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। किसी एक को फुल करेंगे उसके माध्यम से फॉर्म को भर पाएंगे सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग आरआरबी के द्वारा जो भी भर्ती निकाली गई है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे मुंबई का है तो मुंबई में देखेंगे तो 4672 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। अब कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से सारे आरआरबी की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जिसके लिए भी आपको फॉर्म को भरना है ना, सबसे पहले वहां पे चेक कर लेना है कि भर्ती कितनी है और आपके कैटेगरी में भर्ती है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको आरआरबी का फॉर्म भरना है उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपने पहले से अपने आधार कार्ड नंबर को दिया हुआ है तो केवल यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। ओटीपी डालेंगे, कंसेंट यहाँ पे देंगे कि मैं केवाईसी करना चाहता हूँ और उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो आधार है ना वो वेरीफाई हो जाता है। ये करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेलवे की कोई भी भर्ती के लिए आपने पूर्व में फॉर्म को फिलअप किया होगा तो उसका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे ले लिया जाता है। लेकिन आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका जो है शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपको बताना है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, जो मातृभाषा है वो क्या है वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन का लैंग्वेज है वो क्या रखना चाहते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कन्नड़, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने जो सुविधा अनुसार इसको चाहे तो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मान लीजिए चेहरे पे या फिर कहीं भी तिल का कट का निशान है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रकार के जो है निशान की जानकारी यहाँ पे देना होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कम्युनिटी डिटेल्स आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कोई अनरिजर्व से आता है तो अपना सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे उसको कोई भी सर्टिफिकेट की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एसी एसटी है तो उसका सिलेक्शन करने के बाद देखेंगे तो बोला जाएगा कि जो भी एसी एसटी प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी कास्ट का नियम है वो आपको बताना है कि आप जो है किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं, लिखना होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो भी आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है उस पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इश्यूइंग अथॉरिटी में देखेंगे जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा जो बिहार से हम हैं तो हमारा जो एसी एसटी प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बना होना चाहिए। देखिए अगर आपने रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा रखा हुआ है, यानी कि आप मान लीजिए प्रखंड के माध्यम से बनाए होंगे, अंचल के माध्यम से बनाए होंगे, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से ही बना होगा, यानी कि आरओ लेवल से बना होगा। तो इस सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं, ये जो है वैलिड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार देखेंगे तो रेलवे के द्वारा जो है इनका फॉर्मेट भी दिया जाता है। पीसीएल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट डाउनलोड करने का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे सबका जो है अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। जैसे एसी एसटी का देखेंगे तो यहाँ पे है, ओबीसी एनसीएल का यहाँ पे है। तो आप चाहें तो इस पे भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आरओ लेवल का बनवा लिया हुआ है एसी एसटी का बिहार आरटीपीएस से, तो मुझे लगता है कि ये बनवाना है वही लगा देंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे बनवाने तो क्या होता है ना कि उसी सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो आपको जो है फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से एसटी एसटी अपने जाति प्रमाण पत्र आरओ लेवल से बनवाया हुआ है उसको ही आप दे सकते हैं फिलहाल। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय अगर आपसे मांगा जाता है तो इस पर आप सिग्नेचर मोहर करवाकर उसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका सेम रहेगा, दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी का
जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे वो कहाँ से इशू हुआ है तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि आपका जो है आरओ लेवल से यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से इशू हुआ है। अगर आपका इसमें से किसी और अधिकारी के द्वारा इशू किया गया है तो उसकी भी जानकारी आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना यूटी है बताएंगे कि आपने जो है कहाँ से बनवाया हुआ है, तो मेरा बिहार से बना हुआ है तो बिहार कहीं बताएंगे। फिर यहाँ पे जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर डेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल पास मिलता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो पूछेगा कि आप अपना जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बता दीजिएगा जहाँ से आपका जो रेलवे पास है वो बन पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि OBC जैसे कि सिलेक्शन आप करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है OBC NCL देना होता है। देखिए बताया जाता है कि क्या OBC नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे कहेगा कि अपना जो भी OBC NCL है वो जो है सेंट्रल लेवल से बनवा कर आपको देना है। तो बेसिकली बिहार से हैं तो OBC NCL कैसे बनाया जाता है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, आप बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन बनाकर उसको लगा सकते हैं। तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ पे संख्या में दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे इशू अथॉरिटी में जहाँ से भी आपने बनवाया होगा, मोस्टली देखेंगे तो अगर आपने अंचल से बनवाया होगा तो रेवेन्यू ऑफिसर ही बनाए होंगे, तो इनका ही सिलेक्शन आप करेंगे। फिर अपना स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने इशू किया हुआ है और उसका जो भी इशू डेट है आप यहाँ पे बता देंगे। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि ऑनलाइन आप RTPS से बना ही सकते हैं, उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया हुआ है, बहुत ही जल्द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखेंगे बिहार में OBC को 2 भागों में बांटा गया है, BC और EBC, ठीक है। तो अपना BC जाति, निवास और आय बनवाकर उसके बाद ही आपको OBC सर्टिफिकेट NCL बनवाना होता है, तो इसको आप बनवा लीजिएगा। और बनवाने के बाद यहाँ पे अगर OBC से आते हैं मतलब BC EBC से आते हैं तो सेंट्रल लेवल में OBC में ही जाएंगे, तो अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बताते हैं कि देखिए जैसे कि मान लीजिए हम OBC का सिलेक्शन किए तो यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी हमें देना होगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो आपको भरना है। तो हो सकता है कि आपका जो है एड्रेस मान लीजिए पहले से आपने दर्ज किया होगा वही आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि नए फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनमें जो है अपना जो भी एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो आपको फिल करना होगा। और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं है तो अनटिक करेंगे और अलग अलग जानकारी आपको भरना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ जो है आपको पर्सनल डिटेल्स में जानकारी देना होगा, जैसे कि आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आप हैं, तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आपने जो है कौन से डिफेंस के अंतर्गत जो है काम किया हुआ है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। अगर इस प्रकार के आप कैंडिडेट हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ पे इसे नो करेंगे। यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अपना डिसेबिलिटी के कैटेगरी है उसको बता सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी में है, डिसेबल नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, है तो इसकी जानकारी आप भरिएगा। किसी प्रकार की स्क्राइब डिटेल्स आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। देखिए बिहार में EBC अलग होता है और सेंट्रल में EBC अलग होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है EBC समझकर यहाँ पे यस करते हैं, वो गलती करते हैं। अगर आप यस करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपका फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम है और आप BPL कार्ड होल्डर है तो EBC का जो है बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कुछ ना कुछ आपको छूट मिलता है। बाकी यहाँ पे रेलवे में आप मान लीजिए सेवा दे रहे हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, बता सकते हैं किस प्रकार की आप सेवा दे रहे हैं, वहाँ से अपने NOC लिया है कि नहीं लिया है। नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे सीधे सा नो करेंगे। अगर आप करंट में कहीं भी अपना जॉब कर रहे हैं किसी प्रकार की तो बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी अगर आपने NCVT से NSC से जो अप्रेंटिसशिप है किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं कि किस प्रकार के ट्रेड से आपने किया हुआ है, कब से लेकर जो है कब तक किया हुआ है, ड्यूरेशन वगैरह वगैरह क्या है। नहीं किए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे फॉर्म भरते समय जो भी आप पेमेंट देते हैं एप्लीकेशन फ़ी के रूप में, उसमें से जो है पैसा रिफंड भी किया जाता है। तो रिफंडेबल जो भी अमाउंट है वो कौन से अकाउंट में आप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, करने के लिए जो भी बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, उसको यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे और यहाँ पे जो भी IFSC कोड है उसको मेंशन करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक का नेम है और बैंक का जो एड्रेस है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको भरने के बाद जो है सेव करना है, सेव के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिल करना है। तो पहले अगर अपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा।
अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे होंगे तो यहाँ पे अपना जो भी मैट्रिकुलेशन की जानकारी है आपको भरना होगा। और बाकी देखेंगे तो अगर आपने 10वीं के साथ साथ ITI भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने NSC से जो अपना अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो केवल मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो के रिगार्डिंग हम जानकारी देते हैं, फिर बताएंगे सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है। जो भी आपका फोटो होनी चाहिए इस तरह से जो है साफ सुथरा होनी चाहिए। इस तरह से फोटो अपलोड मत करिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो ध्यान रखिएगा कि 50 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए। डायमेंशन भी यहाँ पे बताया गया है कि 320 × 240 पिक्सल में होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वाइट होनी चाहिए और 2 महीने ज़्यादा जो है पुराना नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने से पहले फोटो का जो साइज है आपको बनानी पड़ेगी। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, imresizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले फोटो का सिलेक्शन करना है। इस तरह से आपके सामने जो फोटो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए। यहाँ से चाहे तो बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे बैकग्राउंड रिमूवर आता है जिससे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको पिक्सल में यहाँ पे चूज कर लेना है, क्योंकि पिक्सल में मांगा गया है। और जो भी इनका डायमेंशन है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा 320 × 240 में ही आपको रखना है। यहाँ पे JPG रखना है और फाइल का जो साइज है आप दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं 60 के भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड करना है तो यहाँ पे आएंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने फोटो इस तरह से आ जाएगा, जिसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सही का निशान दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो साइज होनी चाहिए बताया गया है कि 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 140 × 60 पिक्सल में, और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ब्लू या फिर ब्लैक इंक के साथ व्हाइट पेपर पे आपने सिग्नेचर किया हुआ है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आएंगे और अपना जो साइज है ना सिग्नेचर का बना लेंगे, और जो भी पिक्सल में बोला गया है उस पिक्सल में इसको बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 140 × 60 पिक्सल में इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको JPG में रहने दीजिएगा। और फोटो का जो साइज है ना यहाँ पे 40 KB ही में रखते हैं हम इसको। और यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, इस तरह से आपका जो फोटो है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन देखेंगे तो 11 KB में ही आपका डाउनलोड हुआ है। ये जो है 30 KB से ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में इंक्रीज इमेज साइज सर्च करेंगे। फर्स्ट में ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से सिग्नेचर का सिलेक्शन करेंगे। आपको जितना भी साइज में बनाना है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है ना उसका साइज है इंक्रीज कर दिया जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहां भी सिग्नेचर है अपलोड करेंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पोस्ट का सिलेक्शन आपको करना है। बहुत सारे जो है पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है पोस्ट होते हैं, जिसकी आपको प्रेफरेंस देना है। जिसको आपको फर्स्ट में रखना है तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में हो जाएगा। जिसको सेकंड में रखना है तो सेकंड में रखेंगे। आप सारे प्रेफरेंस को दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि कुछ ही प्रेफरेंस देते हैं, तो ये गलत चीजें हैं। सभी का जो है प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो आपको अच्छा लगता है उसको फर्स्ट में रखिएगा, जो अच्छा नहीं लगता है उसको नीचे थोड़ा सा रखिएगा। और इस तरह से इसको मूव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो प्रेफरेंस है आप यहाँ पे दे दीजिएगा। सभी का प्रेफरेंस देना बेहतर रहता है, अपने हिसाब से देख कर कि कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसके लिए अलग वीडियो कहेंगे तो हम बना देंगे कि कौन सा पोस्ट में क्या काम होता है और किस तरह से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और यहाँ भी आपको एग्री करना है और यहाँ पे प्लेस लिखना है जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी का जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। और आपको लगता है किसी प्रकार की कोई गलती आपने किया हुआ है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो पे विथ SBI पे, इस पे आपको क्लिक करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं दोबारा, तो लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन